नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इतना इंटरेस्टिंग कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी कंफ्यूज्ड हो जाए। कुछ दिन पहले अचानक नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। अब आप सोच रहे होंगे, अरे इसमें नया क्या है? लेकिन ट्विस्ट ये है कि प्रधानमंत्री हर छोटे मोटे झटके पर तो स्पीच नहीं देते। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि माइक उठाना पड़ा? देखिए, संसद में एक बिल पास नहीं हुआ। अब नॉर्मली क्या होता है, या तो सरकार क्वाइटली नेक्स्ट प्लान बनाती है या फिर थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देती है। लेकिन यहां कहानी थोड़ी फिल्मी हो गई, क्योंकि जो हुआ वो सिर्फ बिल पास नहीं हुआ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसे एक पूरे पॉलिटिकल ड्रामा में बदल दिया गया। पीएम ने खुद कहा, हम सफल नहीं हो पाए। अब यहां तक तो सब ठीक है, ऑनेस्टी अच्छी चीज है, लेकिन उसी के कुछ सेकंड बाद ये फेलियर नहीं है। अब भाई, ये वैसा ही हो गया जैसे एग्जाम में फेल हो जाओ और घर आकर बोलो, मम्मी फेल नहीं हुआ, बस मार्क्स थोड़े कम आ गए हैं। तो असली सवाल यही है, अगर फेलियर नहीं था तो अपॉलॉजी क्यों? और अगर फेलियर था तो डिनाइल क्यों? यही वो जगह है जहां पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कई बार स्पीच का मकसद जानकारी देना नहीं होता, बल्कि परसेप्शन सेट करना होता है। यानी जनता क्या सोचे, ये कंट्रोल करना। अब स्पीच में क्या हुआ? सीधा एनालिसिस करने की जगह ब्लेम गेम शुरू, और ब्लेम भी ऐसा कि एक बिल से शुरू होकर पूरी हिस्ट्री तक पहुंच गया। सबसे पहले टारगेट बना राहुल गांधी की पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला आरोप, ये लोग महिलाओं के खिलाफ हैं। फिर लेवल अप, इनकी पॉलिटिक्स महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है। फिर और आगे, इतिहास से ही ये लोग महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ रहे हैं। मतलब एक बिल नहीं पास हुआ और ब्लेम सीधा 70 साल की हिस्ट्री पर डाल दिया गया। फिर लिस्ट शुरू होती है, जीएसटी, डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, सीएए। ऐसा लगा जैसे अमेज़न कार्ड खुल गया हो। एड एवरीथिंग टू ब्लेम लिस्ट। असल में स्पीच में कांग्रेस शब्द 29 मिनट में 59 बार आया, यानी लगभग हर 30 सेकंड में एक बार। कांग्रेस तो कांग्रेस, 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 ये कांग्रेस, कांग्रेस, हर बार कांग्रेस ने, कांग्रेस ने, कांग्रेस, कांग्रेस, यही कांग्रेस, 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 कांग्रेस। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस हर जगह मेन ओपोनेंट भी नहीं है। जैसे वेस्ट बंगाल में असली मुकाबला कुछ और है। तो फिर इतना फोकस क्यों? यहीं पर साइकोलॉजी काम करती है। जब कोई लीडर सेटबैक को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो माइंड ऑटोमेटिकली एक टारगेट ढूंढ लेता है जिस पर ब्लेम शिफ्ट किया जा सके। पहले स्टेप, हाँ हमसे नहीं हुआ। दूसरा स्टेप, लेकिन गलती हमारी नहीं है। तीसरा स्टेप, असल में यह प्रॉब्लम बहुत पुरानी है और इसके पीछे वही लोग हैं। यानी एक छोटा सा लेजिस्लेटिव सेटबैक सडनली आइडियोलॉजिकल वॉर बन जाता है। और लैंग्वेज भी नोटिस करें, कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल, एंटी रिफॉर्म, ये शब्द पॉलिसी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, इमोशन ट्रिगर करने के लिए होते हैं। क्योंकि असली इश्यू सिर्फ एक बिल नहीं था, ये 3 चीजों पर चोट थी। 1, डिसाइसिव लीडर की इमेज। 2, फुल कंट्रोल वाली परसेप्शन। 3, इलेक्शन जीतने की इनएविटेबिलिटी। तो स्पीच संसद के लिए कम, नैरेटिव बचाने के लिए ज्यादा थी। सीधे शब्दों में उस रात बिल एक्सप्लेन नहीं किया गया, बल्कि कहानी रीराइट की गई। और यही पॉलिटिक्स का सबसे पावरफुल टूल है। कहानी बदल दो, परसेप्शन खुद बदल जाएगा। क्या सच में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हर रिफॉर्म का विरोध किया है, या फिर मामला थोड़ा एडिटेड वर्जन ऑफ रियलिटी वाला है? चलिए फैक्ट्स की टेबल खोलते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में वही फर्क होता है जो इंस्टाग्राम फिल्टर और रियलिटी में होता है। सबसे पहले बात करते हैं महिला आरक्षण, वुमेन्स रिजर्वेशन की। स्पीच में यह इंप्रेशन दिया गया कि कांग्रेस हमेशा इसके खिलाफ रही। लेकिन एक्चुअल रिकॉर्ड क्या कहता है? 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन का 108वां अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ और ये यूपीए सरकार के दौरान हुआ था। फिर 9 मार्च 2010 को ये राज्यसभा में पास भी हो गया। मतलब बेसिक आइडिया और इनिशियल पुश किसने दिया? वही कांग्रेस, जिसे आज एंटी वुमेन राइट्स बताया जा रहा है। अब 2023 में फिर से नया वर्जन आया, 106 अमेंडमेंट एक्ट, और 2026 में इसे लागू करने के लिए कुछ और स्टेप्स लिए गए। तो रियलिटी क्या है? ये नहीं कि एक पार्टी हीरो है और दूसरी विलन, बल्कि ये एक लंबी प्रोसेस है जहां अलग अलग समय पर अलग गवर्नमेंट्स ने रोल निभाया। और ऑनेस्टली बोलें तो ये वैसा ही है जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट में एक दोस्त शुरुआत करता है, दूसरा प्रेजेंटेशन बनाता है और तीसरा फाइनल सबमिशन के समय बोलता है,
पूरा प्रोजेक्ट मैंने किया। अब आते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पर आज नैरेटिव क्या है? कांग्रेस जीएसटी के खिलाफ थी, लेकिन फैक्ट चेक करें। जीएसटी का आइडिया और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2011 में यूपीए सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। और मजेदार बात यह है कि उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद इस जीएसटी मॉडल को लेकर डाउट्स जता रहे थे। उन्होंने कहा था कि इससे स्टेट को रेवेन्यू लॉस हो सकता है। यानी उस टाइम बीजेपी साइड कॉशियस थी और कांग्रेस पुश कर रही थी। फिर क्या हुआ? टाइम बदला, डिजाइन बदला, पॉलिटिक्स बदली और इवेंचुअली जीएसटी लागू हुआ। तो ये कौन अपोज कर रहा था वाली स्टोरी एक्चुअली बहुत लीनियर नहीं है। ये जिगजैग ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन नहीं। अब बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी और डिजिटल पेमेंट्स की। स्पीच में इसे भी कांग्रेस के खिलाफ एक पॉइंट की तरह पेश किया गया, लेकिन सरकारी डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं? डीबीटी स्कीम 1 जनवरी 2013 को शुरू हुई थी। यूपीए ईरा में एलपीजी सब्सिडी के लिए डीबीटीएल स्कीम लॉन्च हुई थी जून 2013 में। मतलब फाउंडेशन पहले से तैयार था। हाँ, बाद में मोदी सरकार ने इसे बड़े स्केल पर एक्सपेंड किया, ये बात सही है, लेकिन जीरो से इन्वेंशन कहना थोड़ा एग्जेगरेशन हो जाएगा। ये वैसा ही है जैसे आप रेडीमेड पिज्जा बेस लेकर टॉपिंग्स डालो और बोलो मैंने पिज्जा इन्वेंट किया। अब आते हैं यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर। आज हम सब फोन से पेमेंट करते हैं, भाई 50 रुपए जी पे कर दे। लेकिन इसका बेस सिस्टम कब बना? यूपीआई 2016 में लॉन्च हुआ, लेकिन इसकी ग्राउंड वर्क आरबीआई और एनपीसीआई ने पहले ही तैयार कर ली थी, प्री 2014 फेज में। तो अगेन ऑनेस्ट पिक्चर ये है, ग्राउंड वर्क पहले से था, स्केल और अडॉप्शन बाद में तेज हुआ। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दोनों को मिक्स करके एक ही पार्टी ने सब कुछ किया कहना ओवर सिंपलीफिकेशन है। तो अब पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही है। ये स्टोरी कांग्रेस वर्सेस रिफॉर्म जितनी सिंपल बताई जा रही है उतनी है नहीं। असल में ये पॉलिटिक्स का क्लासिक फॉर्मूला है। कॉम्प्लेक्स रियलिटी को सिंपल नैरेटिव में बदल दो, ऑडियंस को विलन और हीरो दे दो और फिर इमोशन ट्रिगर करो। क्योंकि जब फैक्ट्स बोरिंग लगते हैं तब स्टोरीज वायरल होती हैं। और इसी जगह व्यूअर को थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है, क्योंकि रियलिटी हमेशा ब्लैक और व्हाइट नहीं होती, बीच में बहुत सारे शेड्स होते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये सब इलेक्शन से कैसे जुड़ता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में टाइमिंग सबसे बड़ा क्लू तक होता है और यहां टाइमिंग बिल्कुल कोइंसिडेंटल नहीं लगती। ये स्पीच ऐसे समय पर आई जब बीजेपी बार बार कोशिश कर रही है वेस्ट बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? 3 इलेक्शन साइकिल्स हो चुके हैं और हर बार ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया। अब बंगाल कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल टेस्ट लैब है। यहां आइडियोलॉजी स्ट्रांग है, रीजनल आइडेंटिटी स्ट्रांग है और सबसे इंपॉर्टेंट लीडरशिप भी स्ट्रांग है। और उस लीडरशिप का नाम है ममता बनर्जी। अब इमेजिन करो, आप बार बार गेम खेलने जाओ लेकिन हर बार सेम लेवल पर अटक जाओ। पहली बार ठीक है, नेक्स्ट टाइम जीतेंगे। दूसरी बार यार सिस्टम में प्रॉब्लम है। तीसरी बार ये गेम ही गलत बना हुआ है। कुछ ऐसा ही पॉलिटिकल लेवल पर भी होता है, क्योंकि एक लीडर जिसकी इमेज एक्सपेंशन पर बनी हो, हर जगह जीतने वाली, उसके लिए स्टैग्नेशन बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है और यहीं से नैरेटिव बिल्डिंग शुरू होती है। अब देखिए स्ट्रैटेजी, एक पार्लियामेंट्री सेटबैक हुआ, लेकिन उसे सीधे एक्सेप्ट करने की बजाय उसे इमोशनल इलेक्शन मुद्दा बना दिया गया। कैसे? कॉम्प्लेक्स पॉलिसी डिबेट को सिंपल मॉरल कहानी में बदल दिया गया। हमने महिलाओं के लिए किया वर्सेस उन्होंने रोक दिया। अब ये लाइन बहुत पावरफुल है, क्योंकि बंगाल में विमेन वोटर्स डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं। मतलब अगर ग्राउंड रियलिटी में जीत नहीं मिल रही तो सेंटिमेंट को शिफ्ट करने की कोशिश करो। ये वही टेक्निक है जो बॉलीवुड में भी होती है। अगर स्टोरी वीक है तो बैकग्राउंड म्यूजिक लाउड कर दो। लेकिन बंगाल का पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ा अलग है। ये स्टेट डिकेड से आइडियोलॉजिकल बैटल्स देख चुका है, लेफ्ट रूल, फिर बदलाव, फिर नए नैरेटिव्स। यहां लोग सिर्फ स्लोगन से कन्विंस नहीं होते, दे ऑब्जर्व पैटर्न्स। उन्हें पता होता है पॉलिसी क्या है और पॉलिसी के नाम पर स्टोरी क्या बनाई जा रही है। और यही रीजन है कि बंगाल को क्रैक करना इतना आसान नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये एनालिसिस किसी एक लीडर या पार्टी को गुड या बैड डिक्लेयर करने के लिए नहीं है। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट का भी अपना रिकॉर्ड है जिस पर सवाल उठते हैं।
लेकिन इलेक्शंस में चॉइस हमेशा परफेक्ट वर्सेस परफेक्ट नहीं होती, बल्कि इम्परफेक्ट वर्सेस इम्परफेक्ट होती है। और ऐसे में नैरेटिव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब सोचिए, अगर आप एक वोटर हो और आपके सामने दो स्टोरीज हैं। एक, हमने आपके लिए काम किया, वो लोग रोक रहे हैं। दो, असल में सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो कौन सी स्टोरी ज्यादा जल्दी समझ आएगी? ऑब्वियसली पहली वाली, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन शॉर्टकट लेता है, सिंपल स्टोरीज को प्रीफर करता है। और यही पॉलिटिक्स का सबसे पावरफुल हैक है, कॉम्प्लेक्स रियलिटी को सिंपल इमोशन में कन्वर्ट करना। इसलिए यह स्पीच सिर्फ पार्लियामेंट के लिए नहीं थी, ये एक कैंपेन की शुरुआत थी। एक ऐसा कैंपेन जिसमें फैक्ट्स को सिलेक्टिवली यूज किया जाता है, इमोशंस को एम्पलीफाई किया जाता है और नैरेटिव को बार बार रिपीट किया जाता है, ताकि धीरे धीरे वो ट्रुथ जैसा लगने लगे। तो उस रात क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ एक बिल डिफेंड नहीं किया, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग को डिफेंड किया। और असली ऑडियंस कौन थी? संसद नहीं, बंगाल के वोटर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हम यानी ऑडियंस क्या सीख सकते हैं? क्योंकि आखिर में पॉलिटिक्स सिर्फ नेताओं की नहीं होती, वोटर्स की भी होती है। और अगर वोटर स्मार्ट हो जाए तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म। सबसे पहले एक सिंपल बात समझो, हर स्पीच सच बताने के लिए नहीं होती, कुछ स्पीचेस परसेप्शन बनाने के लिए होती हैं। जब कोई लीडर बार बार एक ही नैरेटिव दोहराता है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हमेशा रिफॉर्म्स के खिलाफ रही है, तो उसका मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं होता, बल्कि एक इमेज क्रिएट करना होता है। अब ये इमेज सही है या गलत, ये चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ा, 10 सेकंड का रील देखा और ओपिनियन बना लिया, मतलब पूरी मूवी देखे बिना रिव्यू लिख दिया। लेकिन अगर आप सच में समझना चाहते हो तो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कोई भी बड़ा क्लेम सुनो तो पूछो, इसका सोर्स क्या है? हिस्ट्री की बात हो रही है तो चेक करो एक्चुअल रिकॉर्ड क्या कहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये पूरी पिक्चर है या सिर्फ एक साइड? क्योंकि हमने देखा वुमेन्स रिजर्वेशन, जीएसटी, टीबीटी, यूपीआई, इन सब की स्टोरी एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं हो सकती। ये कोई इंस्टाग्राम कैप्शन नहीं है कि 1 लाइन बराबर फुल ट्रूथ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इमोशन वर्सेस डेटा। जब स्पीच में कंस्पिरेसी, एंटी वुमेन, क्रिमिनल जैसे हेवी वर्ड्स आते हैं, तो समझ जाओ कि ये इमोशनल ट्रिगर है। और इमोशनल ट्रिगर का काम क्या होता है? आपको सोचने से रोकना और फील करने पर मजबूर करना। क्योंकि जब आप ज्यादा फील करते हो तो कम क्वेश्चन करते हो। ये वैसा ही है जैसे हॉरर मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड कर देते हैं कि आप लॉजिक भूल जाते हो। अब तीसरी बात, पॉलिटिक्स में परफेक्ट कोई नहीं होता, ना कोई पार्टी पूरी तरह सही होती है ना पूरी तरह गलत। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ चीजों को स्केल किया, ये फैक्ट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ इनिशिएटिव्स शुरू किए, ये भी फैक्ट है। लेकिन जब कोई भी साइड ये बोले कि सारा क्रेडिट सिर्फ हमारा है या सारी गलती सिर्फ उनकी है, तो थोड़ा डाउट करना हेल्थी होता है। क्योंकि रियलिटी यूजुअली टीम वर्क होती है और पॉलिटिक्स में क्रेडिट टेकिंग कंपटीशन। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नैरेटिव वर्सेस रियलिटी। नैरेटिव क्या होता है? एक सिंपल कैची स्टोरी जिसे बार बार रिपीट किया जाए ताकि वो सच जैसा लगे। रियलिटी क्या होती है? मेसी, कॉम्प्लेक्स और कभी कभी बोरिंग भी। तो आपका काम क्या है? नैरेटिव सुनो, लेकिन रियलिटी वेरीफाई करो। क्योंकि अगर आप सिर्फ नैरेटिव पर डिपेंड करोगे तो आप इजीली इन्फ्लुएंस हो जाओगे। और अगर आप डेटा प्लस कॉन्टेक्स्ट समझोगे तो आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि सही क्या है। सिंपल भाषा में सोचो फिर मानो, उल्टा नहीं। तो उस रात जो स्पीच हुई वो सिर्फ एक बिल के बारे में नहीं थी, वो एक बिगर पॉलिटिकल गेम का हिस्सा थी, जहां परसेप्शन, इमोशन और टाइमिंग तीनों इंपॉर्टेंट थे। और व्यूअर के तौर पर आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? सवाल पूछना, वेरीफाई करना और ब्लाइंड ट्रस्ट ना करना। बाकी एंड में एक छोटा सा थॉट, अगर कोई आपको हमेशा एक ही विलेन दिखाए तो कभी कभी यह भी चेक कर लो कि कहीं स्टोरी राइटर खुद तो स्क्रिप्ट कंट्रोल नहीं कर रहा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब वीडियो खत्म, लेकिन दिमाग चालू रखना, क्योंकि पॉलिटिक्स में ट्विस्ट नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं आई तो भी कर देना।
एल्गोरिदम को भी खुश रहना चाहिए। कमेंट में बताओ आपकी क्या राय है, एग्री, डिसएग्री, या चैनल को सब्सक्राइब कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी और फिर फोमो अलग से लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ज्यादा फॉरवर्ड मत करो, पहले खुद समझो।